नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और कोरोना वायरस को लेकर यह बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 59,000 भी आंकड़ा क्रॉस हो चुका है देश में कोरोना मरीजों का। भारत में अब तक 1,981 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र और गुजरात में मरीजों में तेजी से इजाफा हुआ है। दिल्ली, मध्य प्रदेश में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि नए नए केस सामने आने के बाद यह ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में 3,341 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। गुजरात में आंकड़ा 7,000 भी क्रॉस कर चुका है। तो देश में कोरोना मरीजों का जो संख्या है वो लगभग 60,000 के आसपास पहुंचने वाली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी रफ्तार से यह वायरस अपने पैर पसार रहा है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि घंटों के हिसाब से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और नए नए केस सामने आने के बाद राज्य सरकारों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस महामारी को लेकर बार बार यह अपील की जा रही थी कि हम अभी सेकंड स्टेज पर हैं, थर्ड स्टेज पर आएंगे तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। अब बढ़ते आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं, क्योंकि ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत में यह संख्या 60,000 तक पहुंचने वाली है। दिल्ली, मध्य प्रदेश में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, हम देख रहे हैं कि संख्या लगभग 60,000 तक पहुंचने वाली है अगर हम पूरे भारत की बात करें। फिलहाल दिल्ली को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, लेटेस्ट आंकड़े क्या कुछ सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल बताएं। जिस तरीके से पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ लगभग 60,000 के पार आसपास आंकड़े आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार को कोई ना कोई स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के हालात भी अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता बाहर निकलती चली जा रही है और कोरोना वायरस की चपेट में आती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जगह कि दिल्ली के हालात अच्छे नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जो उन्होंने फैसला लिया था कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा और कोरोना के साथ चलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो उनका डिसीजन है कहीं ना कहीं ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अनाउंस किया है वो जनता तो बाहर निकल गई, मगर अब जनता के साथ साथ काम धंधे नहीं है। मतलब शराब की दुकानों के बाहर लोग बात खूब इकट्ठे हो जाते हैं और जिसकी वजह से महामारी फैलती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार को सोचना पड़ेगा क्या उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। मगर देखने वाली बात ये भी है जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो दिल्ली को भी अच्छी स्थिति के अंदर नहीं देख सकते। जी राजीव, तेजी से बढ़ते आंकड़े ये डरा रहे हैं और संख्या घंटों के हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ रही है और दिल्ली में उसके बाद से जो छूट दी गई है वो सबसे बड़ा संकट है। ऐसा लग रहा है कि इस महामारी को खुला इन्वाइट कर दिया हो, क्योंकि दिल्ली में अभी ये रफ्तार कम भी नहीं हुई थी। लगातार हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में खतरा बना हुआ है, एक ही बिल्डिंग से तमाम केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो छूट दी गई है उससे अब ये लग रहा है कि खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, खतरा बढ़ नहीं सकता, सारे खतरा बढ़ चुका है। क्योंकि सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जनता की मदद नहीं करना चाह रही है, मगर वो सिर्फ अपना अकाउंट देख रही है कि भी हमारे सरकार के खाते के अंदर पैसा आना चाहिए। मगर जब सरकार जनता को इतना छूट दे रहे हैं तो कम से कम उनको काम धंधे की तरफ छूट देनी चाहिए थी, ताकि शराब की दुकानों के लिए इतनी छूट देनी चाहिए थी। जिस तरीके से जनता अब निकल चुकी है या फिर कहें जो बाहर निकल रहे हैं इसी शराब के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है और सरकार को अभी स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा। अगर सरकार इसमें स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं सरकार को पछताना पड़ेगा इसके अंदर। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन अब लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ही बिल्डिंग से तमाम केस सामने आ रहे हैं, एक ही परिवार के कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब लोगों में वो डर नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक तमाम लापरवाही सामने आ रही थी, चाहे हम राशन की दुकानों की बात करें या फिर हम वाइन शॉप के बाहर हम तमाम भीड़ हमने देखी है। मंडी की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा केस वहां से सामने आए थे। अब लोग वाकई समझ चुके हैं, लोगों के अंदर अब ये डर है कि महामारी एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है और सभी लोग अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से जनता की बात करें तो जनता आप समझ रही है, क्योंकि लगभग उनके हाथ से सारी स्थिति निकलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन था वो ही सही था। अब जनता ये कहती है कि नहीं जी, वो पहले जो लॉकडाउन चलाया गया था वो ही और वापस दोबारा चलाना चाहिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। मगर जब बात करें महामारी की या फिर कोरोना पेशेंटों की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आप जब मेडिकल स्टाफ इसके अंदर चपेट में आ चुका है, बीएसएफ के जवान इसमें चपेट में आ चुके हैं, सीआरपीएफ के जवान इसमें चपेट में आ चुके हैं, दिल्ली पुलिस के भी जवान चपेट में आ रहे हैं, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छूटा कोई नहीं बच रहा, मगर फिर भी यही है कि सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह से यहाँ तक हमने कल भी देखा भाई कैट एम्बुलेंस वाले जो ड्राइवर है या फिर उनके कर्मचारी है वो तक इसकी चपेट में आ रहे हैं, यहाँ तक उनके परिवार वाले भी उनके चपेट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जी राजीव, लेकिन मजदूरों को लेकर जो तमाम राज्यों से खबरें सामने आ रही, हम देख रहे हैं कि प्लान अभी भी जारी है और जो घटना सामने आई थी मुंबई के औरंगाबाद से, उसने सभी को हिला कर रख दिया है। फिलहाल दिल्ली में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? मजदूरों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है?
देखिए, मजदूरों की बात करें तो जो जितने भी दिल्ली के अंदर अभी मजदूर जो रुके हुए हैं, उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके पास काम धंधा नहीं है। और दूसरा, जिस मकान के अंदर वो रह रहे हैं, जो छोटे छोटे कमरों के अंदर जो रहते हैं, तो उनको मकान मालिक भी छूट नहीं दे रहा है, क्योंकि वो किराया मांगते हैं और काम धंधा है नहीं, तो मजबूरी में आकर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने गाँव चले जाए। मगर जिस तरीके से सरकार की बात करें, सरकार अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं ले रही ताकि जो पब्लिक जन जो मजदूर है उन तक पहुंच सके कुछ सुविधा। मगर सुविधा के नाम पर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, या फिर और भी सुविधाएं देने की बात की गई है, मगर सुविधा वो ग्राउंड लेवल तक पहुंची ही नहीं। अगर वो पहुंचती तो शायद मजदूर बाहर निकलने की गलती नहीं करता, जिसकी वजह से इतनी बड़ी महामारी जो बन रही है वो कहीं ना कहीं नहीं आती। जी, लेकिन राजीव, इस लॉकडाउन के पीरियड की अगर हम बात करें, शुरुआत से लेकर जब तक लॉकडाउन सेकंड था तब तक तो बहुत सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई थी, जो तमाम सामाजिक संगठन हैं वो सड़कों पर आकर लोगों को खाना वितरित कर रहे थे। तमाम एनजीओ ने भी सहयोग किया, लोगों ने जो प्रधानमंत्री केयर फंड है उसमें तमाम राशि भी पहुंची है। लेकिन अब कोई भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ रही है जहां पर गरीबों को भोजन पहुंचाया जा रहा है या मजदूरों के घर तक राशन पहुंच रहा है। आलम यह हो चुका है कि अब तक राशन मिल रहा था, वो जैसे कैसे करके मजदूरों ने अपने दिन गुजारे, लेकिन अब आने वाले वक्त में यह भी तय नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा। भले ये 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया, 17 तारीख का जिक्र हो रहा है, लेकिन अभी हालात जो बने हुए हैं उसको देखकर यह कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले वक्त में यह लॉकडाउन खुलेगा, स्थितियां सामान्य होगी। तभी शायद मजदूरों को डर सता रहा है और वो प्लान भी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमने कुछ एनजीओ वालों से भी बात की थी, जो भी वो किस तरीके से अपना खाना वाना बंटवा रहे थे, लोगों तक, गरीबों मजदूरों तक पहुंचवा रहे थे। मगर अब जब स्थिति ये है कि जो एनजीओ वाले हैं या संस्था वाले जो इतने भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब सुविधा ही नहीं है, क्योंकि हम कमाएंगे तो ही खर्च कर सकते हैं। मगर उनके बाद भी अपना अकाउंट का जो पैसा है वो खत्म होता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार भी उन तक सुविधाएं पहुंचाए। मगर जो बात करें तीसरे लॉकडाउन की, तीसरे लॉकडाउन के अंदर जो लोगों को इतनी छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब एनजीओ संस्थाएं सब पीछे हट रही है, क्योंकि उनके पास अब जुगाड़ नहीं है, ना संस्थाओं के पास खाने की सुविधाएं है, ना ही राशन की सुविधा है, क्योंकि मंडियों में जब राशन ही नहीं आएगा तो वो बनवा के बांटेंगे कैसे। क्योंकि सबसे बड़ी सुविधा ये वाली बात है कि सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, मगर सरकार अभी अपने अकाउंट के बारे में सोच रही है, ना कि जनता के बारे में। जी बिल्कुल, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। गुजरात से संवाददाता शैलेश बघेला इस वक्त फोन लाइन पर है। शैलेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं तमाम राज्यों की, डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। घंटों के हिसाब से नए नए केस सामने आने के बाद ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल गुजरात में लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना कहर जारी है। लगातार मरीजों की संख्या का जो आंकड़ा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। आज गुजरात सरकार ने पिछले 24 घंटे का बुलेटिन जारी किया था, जिसमें गुजरात में 390 नए केस दर्ज हुआ था। नए केस में गुजरात मरीजों की संख्या भी 7,403 सामने आई थी। इसमें ज्यादातर अहमदाबाद के केस सामने आए थे, जिसमें लगभग आज 5,260 केस कुल मिलाकर सामने आया है और 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत का भी आंकड़ा सामने आया है। जी शैलेश, लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं। सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस बीच जो रियायत दी गई है उसके बाद लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, सड़कों पर भीड़ भी नजर आ रही है। अब कैसे हालात को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि घंटे के हिसाब से नए नए केस इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। जी बिल्कुल, ये भी आपको बता दें कि गुजरात में जो कानून व्यवस्था है वो सख्ती से पालन किया जा रहा है। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए प्रशासन द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। फिर भी लोग कहीं ना कहीं बहाना बना के घर से बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर भीड़ कर रहे हैं और भीड़ को ये भी नहीं पता है कि सरकार प्रशासन क्यों ऐसा हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो आने वाला वो समय ऐसा है कि बहुत बिल्कुल शैलेश, लेकिन जो तमाम मजदूर हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं तमाम राज्यों से खबरें सामने आ रही हैं मजदूरों को लेकर कि अब वो प्लान कर रहे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई साइकिल से जा रहा है तो कोई पैदल ही निकल रहा है। और जो घटना मुंबई के औरंगाबाद से सामने आई उसने वाकई सबको खिला कर रख दिया है। लेकिन अगर मैं गुजरात की बात करूं, जो प्रवासी मजदूर इस वक्त गुजरात में फंसे हुए हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उनके लिए अब उठाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन में गुजरात में जो लोग प्रवासी मजदूर फंसे वो वतन लौट रहे हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूर के पास जो जिला कलेक्टर है वो कार्यालयों में पंजीकृत कराया जा रहा है और
मजदूरों को पंजीकृत करा के जी, उसको मतलब कि उसके वतन भेजने का जो कर रहे हैं। जी। अ, शैलेश, आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, वतन नहीं, वो अपने गृह राज्य वो पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार लापरवाहियों की खबरें भी सामने आ रही हैं कि राशन तक उनके घरों तक नहीं पहुंच रहा है। दिक्कतें ये हो चुकी हैं कि अब वो एक मिनट भी ठहरने के लिए तैयार नहीं है। आलम यह है कि कोई सड़क छोड़कर ट्रैक के रास्ते इसलिए जा रहा है ताकि पुलिस उनको ना रोके टोके और वो बहुत इजीली तरीके से घर तक पहुंच जाएं। बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो साइकिलों से निकल रहे हैं। अब उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, या अभी भी सिर्फ उनको एक ये कहा जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, आने वाले वक्त में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी? क्योंकि लॉकडाउन को लेकर भी अभी सब कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है कि लॉकडाउन आने वाले वक्त में कैसे खुलेगा, कब तक खुलेगा। जी, कहीं ना कहीं ऐसे भी खबरों आ रही है कि मजदूरों को कहीं ना कहीं कई जगह भोजन की भी समस्याएं हो रही है, कई रोकने की भी समस्याएं हो रही है, और प्रशासन भी बोल रहे हैं कि हम ज्यादातर मजदूरों को उसके वतन जाने का जो प्रतिबंध है वो करा करना रहे चाहूंगा, हैं। वतन नहीं है, वो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सब भारत के ही रहने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है मुंबई से। शुभम, अगर हम मुंबई की बात करें, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है, तमाम राज्यों की कंपेयर में मुंबई में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि 20,000 के आसपास ये पहुंचने वाला है। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये कहना गलत नहीं हो कि पूरे देश की इस समय कोरोना, मुंबई जो है पूरे देश की कोरोना की राजधानी बनी हुई है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 748 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अकेले मुंबई में आंकड़ा 12,142 तक बढ़कर पहुंच चुका, जबकि मुंबई में अब तक 437 लोगों की मौत हुई। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कल पूरे दिन भर में पिछले 24 घंटों में 737 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37 लोगों की पूरे राज्य में यहाँ पर मौत हुई, जिसके बाद 20,063 ये मामला बढ़ चुका है। लेकिन कुल मिलाकर यूँ कहें कि अब जो खतरा मंडरा रहा था वो लगातार बढ़ते जा रहा है और रोजाना हजारों की तादाद में यहाँ पर महाराष्ट्र में संख्या बढ़ते जा रही है और मुंबई सबसे टॉप पर पिछले कई दिनों से चल रहा है और लगातार जो कोरोना मरीजों की जो संख्या उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस पर जो है नियंत्रण लाया जाए। इसी की वजह से मुंबई में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती, कल ही बीएमसी के कमिश्नर की छुट्टी उनसे तबादला कर दिया और उनकी जगह नए कमिश्नर को वहां पर नियुक्त किया है ताकि उनकी देखरेख में और सख्त से कार्रवाई की जाए। जी शुभम, लेकिन मुंबई से जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, और मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। अगर वहां पर यह महामारी फैलती है या फिर लगातार वहां से केस सामने आते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी में अकेले वहां पर 800 से ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं और रोजाना आधे से ज्यादा वहां पर दर्जन केसेस जो है रोज आ रहे हैं और लगातार मृतकों की संख्या वहां पर बढ़ती है। जैसे मुंबई की कई विभिन्न इलाके जहां पर इस समय हाई अलर्ट चल रहा है, जहां पर 500 से 600 से ज्यादा केसेस अभी भी वहां पर और रोजाना इसमें और तो कहीं ना कहीं मुंबई इस समय खतरे की धरती से जो है वहां पर है और लगातार हाई अलर्ट मुंबई के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इस वजह से कई सारे लोग डरे हुए हैं और अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, जो अन्य राज्यों से यहाँ पर लोग रहते हैं, चाहे प्रवासी मजदूरों की बात करें, चाहे जो घरों में रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से काम धंधा और व्यवसाय जो बंद हो चुका है, इसकी वजह से इसकी दिक्कत हो चुकी है, इसलिए लोग अपने घरों के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं, घर से पैदल ही निकलने के लिए रोज जो है शाम को निकल जाते हैं और अपने गाँव जाने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शुभम, और तस्वीरें हमने देखी भी हैं कि मुंबई जो औरंगाबाद से तस्वीर सामने आई थी, ट्रैक पर जो दर्दनाक हादसा हुआ था, वो भी इसी का ही नतीजा था कि अगर इन मजदूरों के बारे में पहले सरकार ने सोचा होता, कोई प्रबंध इनके लिए किया होता, तो ये घटनाएं सामने नहीं आती। फिलहाल जो तमाम मजदूर हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? उनको कोई उम्मीद नजर आ रही है या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन उनको मिल रहा है कि आने वाले वक्त में स्थितियां ठीक हो जाएंगी, या कोई अरेंजमेंट उनके लिए किया गया है ट्रेनों का या फिर बसों का? देखिए, महाराष्ट्र सरकार जब से कल औरंगाबाद में जो घटना हुई, इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि अब अत्याधुनिक ट्रेनें और छोड़ी जाएंगी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान के लिए, ताकि जो मजदूर हैं, जो फंसे हैं, जो अपने गांव जाना चाहते हैं, वो अपने जो है गांव पहुंच जाए। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो यह इस बात को समझ नहीं रहे और अपने गाँव के लिए पैदल ही निकल पड़ रहे हैं और 3 दिन 4 दिन चल कर अपने गाँव पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बॉर्डर पर हम भी देख रहे हैं कि लोग उन्हें छोड़ रहे हैं और कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन भी किया जा रहा है। कई पुलिसकर्मी भी उन्हें उनके गाँव के लिए
जानकारी जाने दे रहे हैं, क्योंकि अब वो घर में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि पैसों की सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस वजह से लोग घरों से बाहर निकले। और ट्रेनों की अगर बात करें तो ट्रेनों में जो प्रवासी मजदूर है उन्हें ही ले जाया जा रहा है, लेकिन जो घर में बैठे हैं, जो जिनके जो परिवार है, जिनका रोज आर्थिक जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो लोग भी इस समय काफी परेशान है मुंबई में और अपने अपने गाँव जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न कर रही है कि लोगों को जल्द से जल्द उनके गाँव भेजा जाए, लेकिन जिस तरह से ट्रेन जो है रोजाना दिन में 4 ही ट्रेन यहाँ महाराष्ट्र और मुंबई से निकल रही है, इस वजह से अभी बहुत सारे लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही उन्हें उनके स्थान पर पहुंचाया जाएगा। चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ममता सरकार पर अमित शाह ने निशाना साधा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर खामोश क्यों है ममता सरकार, साथ ही सहयोग ना करने की बात भी उन्होंने कही है। तो श्रमिकों के मुद्दे पर अमित शाह की तरफ से यह चिट्ठी लिखी गई है ममता सरकार को और कहा कि सहयोग नहीं कर रही है बंगाल की सरकार और अब तक खामोश है इस पूरे मुद्दे को लेकर। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, फिलहाल क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है, अब तक ममता सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही श्रमिकों के मुद्दे पर कोई भी सहयोग वो करती भी नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर ये नाराजगी जाहिर करी है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और सीधा सीधा ये आरोप ममता सरकार पर लगाया कि प्रवासी मजदूरों पर ममता सरकार खामोश क्यों है। क्योंकि श्रमिकों की अगर हम बात करें, ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने गृह राज्यों से दूर हैं, तमाम राज्यों में पैसे कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते कामकाज पूरी तरह से ठप है। आलम यह है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, यह भी अब तक क्लियर नहीं हो पाया है और इसी वजह से अब मजदूरों ने प्लान करना ही बेहतर समझा। लेकिन ममता सरकार की तरफ से ना तो कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है कि श्रमिकों को लेकर, प्रवासी श्रमिकों को लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, स्थिति फिलहाल क्या कुछ है, इसी को लेकर यह नाराजगी जताई गई है और बाकायदा ये सवाल पूछा है प्रवासी मजदूरों को लेकर कि ममता सरकार खामोश क्यों है। अमित शाह ने यह चिट्ठी लिखी है और साथ में यह भी कहा कि सहयोग नहीं कर रही है बंगाल की सरकार श्रमिकों के मुद्दे को लेकर और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसको लेकर कोई भी रिपोर्ट कार्ड अब तक ममता सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। तो श्रमिकों के मुद्दे पर अमित शाह ने ममता सरकार को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और सहयोग न करने का भी आरोप बंगाल सरकार पर लगा है। साथ ही यह भी कहा है कि श्रमिकों के मुद्दे पर अब तक ममता सरकार पूरी तरह से खामोश है, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या कदम अब तक उठाए गए हैं श्रमिक मजदूरों को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम राज्यों में स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है और सबसे ज्यादा लॉकडाउन की मार इन मजदूरों को झेलनी पड़ रही है। कामकाज पूरी तरह से चौपट हो चुका है। अब तक तमाम संगठन, सरकारी संगठन, एनजीओ इन मजदूरों की मदद कर रहे थे, लेकिन अब वो मदद भी नहीं पहुंच रही है। आलम यह हो चुका है कि घर में अब राशन तक नहीं बचा और अब ये मजदूर पैदल ही प्लान कर रहे हैं और उसी का ही वो नतीजा था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो दर्दनाक हादसा हुआ और रेलवे ट्रैक पर रोटियों के टुकड़े जो ये सबूत छोड़ गए कि किस तरह से मजदूर अपनी जिंदगी वो बिता रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर होंगी और उसके बाद से ये मुद्दा बहुत गर्माता जा रहा है और सीधा सीधा अब सवाल पूछा है बंगाल सरकार से कि खामोश क्यों है श्रमिकों के मुद्दे पर ममता सरकार। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, ममता सरकार सवालों के घेरे में है। इससे पहले हमने वो भी देखा जब राज्यपाल की तरफ से ट्वीट किया गया था, सवाल पूछा गया था लॉकडाउन को लेकर और अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा सीधा सवाल पूछा है कि खामोश क्यों है प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर ममता सरकार। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो हलचल है, अभी जो चल रहा है, ये कई दिनों से ममता बनर्जी के ऊपर मतलब जगदीप धनखड़ आरोप लगा है क्योंकि उन्होंने जो बाहर गांव का जो मजदूर लोग फंसे हुए हैं उसको जो ट्रेन लाने के लिए, सबसे बड़ी बात है ये कहीं क्षेत्र से जबकि उन्होंने बोल रहा है कि ट्रेन को वापस लाने के लिए मतलब मजदूर लोग कैसे आएगा, तो पैदल में तो नहीं आ सकते, लेकिन बार बार ममता बनर्जी यही मांग कर रहे हैं कि अभी तक मतलब बंगाल में कोई ट्रेन नहीं घुसाया देगा। सबसे बड़ी बात जो है, इसीलिए तो केंद्रीय सरकार और सबसे आगे देखिएगा जो हमारा जो अधीर रंजन चौधरी ने भी बार बार ऐसी मांग किया है। ये उन्होंने भी सही बोला कि केंद्रीय सरकार की तरफ से अगर कोई सहयोग करे तो ममता बनर्जी इसका ऊपर के आरोप मतलब रोकना क्यों चाहता है। सबसे बड़ी बात ये सामने आया था। इसके बाद भी अमित शाह ने सीधा तौर से उसको मतलब ऊपर बम फेंका और उसको कहा जे आपको मतलब ट्रेन जो बाहर गांव से जो परिजाई जो मजदूर है जो बाहर गांव में फंसे है उन लोगों को लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, नहीं करना। लेकिन ममता बनर्जी ने बार बार यही मांग कर रहे हैं कि अभी बाहर गांव का कोई ट्रेन नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी मुद्दा हो गया अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में। जी
शांतनु, लेकिन इस राजनीति में जो भुगतना पड़ रहा है वो आम लोगों को, मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन अगर एंटर नहीं करेगी पश्चिम बंगाल में तो क्या वो मजदूर बॉर्डर तक पैदल आएंगे? या तो उनके लिए इस तरीके का अरेंजमेंट करे ममता सरकार की, बसों का इंतजाम करे, वो बॉर्डर तक पहुंचे और जहां के वो रहने वाले हैं वहां से फिर उनके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। लेकिन ना तो वो अंदर आने की एंट्री कर रहे हैं और ना ही मजदूरों का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम राज्यों में स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक प्रवासी मजदूरों की बनी हुई है। और कब तक ये चलेगा? जी, सबसे वही सबसे बड़ी बात है। और इसके भी काल भी मतलब हमारा जो जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल का, उन्होंने भी बार बार मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी का सरकार जो कर रहे हैं उससे ही नहीं कर रहे, मतलब उसका जो दिशा है वो एकदम मतलब उल्टा कोई दिशा में चल रहा है। तो इसको देखते हुए अभी जो फिलहाल परिस्थिति है, इस परिस्थिति के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कम से कम ममता बनर्जी के साथ मतलब कोविड-19 को लेकर पूरा देश में जो मतलब बवाल मचा रहा है अभी, सभी आदमी को जो टेंशन में पड़े हैं अभी, इसके मतलब बचाने के लिए कम से कम ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आप देख रहे हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल से पिछले 4 तारीख से मतलब लगातार पिछले जो 4 तारीख जब तीसरा चरण का लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद भी लगातार धीरे धीरे मरीज का संख्या कितना बढ़ रहे हैं। हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि धीरे धीरे मरीज जो बढ़ रहे हैं लेकिन उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता है। सीधा तौर से तो एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ट्रेनों को एंट्री नहीं मिल रही है, ममता सरकार अपने रवैये पर अड़ी हुई है और भुगतना मजदूरों को पड़ रहा है, लेकिन अब जो प्रवासी मजदूर वहां पर ठहरे हुए हैं उनकी तरफ से फिलहाल क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? आज ही देखिएगा जो मतलब बंगाल और झारखंड बॉर्डर में जो चल रहा है फिलहाल कम से कम करीब 500 का ऊपर जो बढ़िया श्रमिक है वो झारखंड बॉर्डर पे आया, और झारखंड बॉर्डर पे आने के बाद बंगाल में उन लोगों को घुसने नहीं देता है, क्योंकि बंगाल का पुलिस ने सीधा तौर से यही बोल रहा है कि अभी जो फिलहाल परिस्थिति है मेरे पास कोई परमिशन भी नहीं है आपको घुसने देने के लिए। लेकिन अभी जो माहौल तैयार हो गया कि फिलहाल मतलब वो लोग कहाँ जाएगा, फिर बंगाल ने सरकार ने यही बोल रहा है कि तुम लोग जहाँ से आया वही रिटर्न चले जाओ, लेकिन ये तो संभव नहीं है। लेकिन इतना भारी मात्रा से जो लोग आ रहे हैं बाहर से, तो ट्रेन भी अगर घुसने नहीं देगा, अगर कोई पैदल में जो आएगा कम से कम उसको मतलब टेस्टिंग करके घर में छुड़ा देगा, ये भी नहीं करता है। लेकिन ये सीधा तौर से हम लोग जो देख रहे हैं कि अभी जो बवाल का मचा रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में, ये सही नहीं है। हर किस्म का विरोधी दल से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि ममता सरकार जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। हरियाणा के जींद से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जींद में भी कोरोना का कहर जारी है। आलम यह है कि जिले में 3 सब्जी बेचने वाले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंडी को दूसरी जगह अब शिफ्ट किया गया है और ये 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और तीनों सब्जी बेचने वाले ये बताए जा रहे हैं सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि जहां पर लोग इनके संपर्क में जो आए होंगे उनको भी अब लगातार ये खतरा बना हुआ है। तो हरियाणा के जींद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना वायरस बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। तो मंडी ये बताई जा रही है जिसको दूसरी जगह फिलहाल शिफ्ट किया गया है। 3 सब्जी बेचने वाले लोग जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग इनके संपर्क में आए होंगे, क्योंकि तमाम राज्यों से जो खबरें सामने आ रही हैं सबसे ज्यादा केस सब्जी मंडी से सामने आ रहे हैं। सब्जी विक्रेता पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और ये वो सब्जी विक्रेता हैं जो गलियों में जाते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं सब्जी बेचने के लिए। कितने लोग इनके संपर्क में आए होंगे, अब उनको आइडेंटिफाई करना, उनको क्वारंटाइन करना, अब ये सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा सरकार के लिए बनी हुई है। तो जिले में 3 सब्जी बेचने वाले ये बताए जा रहे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हर घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं और आंकड़ा बहुत तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। तो जींद में कोरोना का कहर जारी है। 3 सब्जी बेचने वाले जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सवाल यह है कि कितने लोगों के संपर्क में ये आए होंगे, अब उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो उन लोगों के संपर्क में आए होंगे, क्योंकि अगर वो लोग बाहर निकलते हैं या किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो बहुत बड़ा संकट हरियाणा में खड़ा हो सकता है। तो लगातार तमाम राज्यों से जो खबरें सामने आ रही हैं, सब्जी विक्रेता ज्यादातर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जा रही है और ये सबसे बड़ा संकट इस वक्त पूरे देश पर है, पूरे विश्व में है। कोरोना महामारी इस कदर फैल चुकी है कि आंकड़ा हर घंटे के हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता परमजीत पंवार इस वक्त फोन लाइन पर है। परमजीत, जींद से ये डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 3 सब्जी बेचने वाले ये लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
देखिए जींद में अब फिलहाल टोटल जो है मामले जो 15 हो चुके हैं और जिसमें से 3 सब्जी बेचने वाले हैं जो गांव गांव जाके सब्जी बेचते थे उसको जो है रेफर कर दिया गया है, जो कोरोना पॉजिटिव आए थे, और जो उनके परिवार है उनको क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि अभी तक जींद जिले में जो है 15 मामले एक्टिव है। जो पहले जो 2 मामले सामने आए थे उन्होंने रिकवर कर लिया है और उनके जो परिवार है उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। और अगर आंकड़े की बात की जाए तो 3100 से ज्यादा जो है सैंपलिंग की गई है जींद में। और तब सबसे बड़ी चुनौती यह है, क्योंकि आप बता रहे कि गांव-गांव कॉलोनी में जाकर ये तीनों सब्जी बेचते थे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, लेकिन अब कितने लोग इनके कांटेक्ट में आए होंगे और कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब आइडेंटिफाई करना, उनको क्वारंटाइन करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने इनसे जब पूछा कि भाई आप किससे मिलते, कहाँ का आपने सब्जी बेची है, तो प्रशासन अभी जो है उनसे पता लगा रहा है कि आप किससे मिले हो, कहाँ कौन से गांव में आप गए हो। तो उनको भी जो है उनके सैंपल लिए जाएंगे और उनको भी जो है अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो रोहतक उनको जो है रेफर किया जाएगा। हालांकि जो सब्जी मंडी पहले जहाँ थी उसको दूसरी जगह स्थायी रूप से बना दिया गया है और 9 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे से 9 बजे तक का जो है सब्जी मंडी का टाइम है। और फिलहाल जो है बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।